हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 11th का है। 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1, उसका है गद्य खंड। ये बुक 2 खंडों में डिवाइड है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो ये जो चैप्टर आज हमने आपको दिया था टेस्ट पेपर के तौर पर, वो है हमारा गद्य खंड का। पाठ है 6, स्पीति में बारिश। तो ये किस तरीके से लाहौल स्पीति में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ का भौगोलिक परिवेश, पर्यावरण, वहाँ के लोग, सभी कुछ हमने इस पाठ में देखा था। इवन पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, दर्रों की गहराइयाँ, सभी कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो उसी पार्ट से रिलेटेड हमने आपको ये टेस्ट पेपर दिया था। इस टेस्ट पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए गए थे। तो आई थिंक आप सभी ने उसको अच्छे से कर लिया होगा। चलिए अब इनके आंसर मैच करिए। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ के आधार पर बताइए कि केलांग के बादशाह को किस बात का डर रहता था। जो केलांग के बादशाह थे उन्हें किस बात का डर बहुत अधिक रहता था। काजा के सूबेदार के द्वारा उनकी अवज्ञा का, यानी कि उनकी आज्ञा नहीं मानेगा वो। काजा के सूबेदार के संदेश का, स्पीति के ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों का, या खराब मौसम का। तो केलांग के जो बादशाह हैं उनको डर रहता था कि काजा के सूबेदार के संदेश का, कि वो किस तरीके से संदेश पहुंचाएंगे और वहां का संदेश आएगा। ये सारी चीजें उनको बहुत डर लगा रहता था। प्रश्न संख्या 2 है, स्पीति की रक्षा और संहार दोनों कौन करता है। किसने ही स्पीति को बर्बाद भी किया है और उसी ने उसको रक्षा भी दी है। कौन है वो? कश्मीर मंडल, कुल्लू मंडल, भूगोल या लद्दाख मंडल। तो ये जो है वो है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी कहा वहाँ भूगोल। इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एकदम एकांत में जाके बसे होना ही उसके लिए संहार का कारण भी रहा है, और बाहरी आक्रमणकारियों से उसकी रक्षा भी इन्हीं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने भी करी है। प्रश्न संख्या 3 है, स्पीति पाठ के आधार पर बताइए कि जनसंख्या का घनत्व कितना है। यानी कि स्पीति में आपको बताना है कि जो जनसंख्या रहती है उसका घनत्व कितना है, मतलब पर स्क्वायर वर्ग मीटर पे कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर वर्ग मील के हिसाब से दिया हुआ है। प्रति वर्ग मील 4 लोगों का, प्रति वर्ग मील 4 से कम लोगों का, प्रति वर्ग मील 4 से अधिक, या प्रति वर्ग मील 2 से कम। तो जो पाठ में दिया गया है वो है प्रति वर्ग मील 4 से कम लोगों का घनत्व बताया गया है। यानी कि 1 वर्ग मील में 4 से भी कम लोग रहते हैं, ये चीज है। अब प्रश्न संख्या 4, अंग्रेज 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के द्वारा कहां प्रवेश करना चाहते थे। गुलाब सिंह की मदद से वो किस जगह पर प्रवेश करना चाहते थे 1846 में अंग्रेज। लाहौल स्पीति में, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में, या पूर्वी तिब्बत। तो अंग्रेज गुलाब सिंह की मदद चाहते थे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करने, क्योंकि ये एक लाभप्रद जगह थी, यहाँ पे इनको ऊन ज्यादा मिलती। तो वहां पर वो चाह रहे थे कि गुलाब सिंह हेल्प कर दें, क्योंकि वहां पे वो जाने पहचाने एरिया थे, कश्मीर पास में था, तो इसलिए उनकी हेल्प चाह रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, स्पीति रेगुलेशन के अंतर्गत नोनो को दिए गए प्रशासनिक अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल किए गए थे। जब स्पीति रेगुलेशन पास किया गया था तो नोनो को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, वो अधिकार क्या थे।
मालगुजारी एकत्र करना, छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना। का और खा दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है कि का और खा दोनों ही सही है, मतलब मालगुजारी एकत्र करना और छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना, ये दोनों ही अधिकार जो है नोनों को प्रदान कर दिए गए थे। प्रश्न संख्या 6 है, स्पीति की घाटी कैसी है? वो घाटी किस प्रकार की है? घनी आबादी वाली, अत्यंत बीहड़ व वीरान, मनमोहक, प्राकृतिक रूप से सुंदर। तो सही ऑप्शन इसका है, स्पीति की घाटी जो है वो अत्यंत बीहड़ और वीरान है, क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है, बारिश नहीं होने के कारण हरियाली भी नहीं है, तो इसीलिए वो बीहड़ है और ज्यादा लोग वहां रहते नहीं है, इसलिए वीरान भी है। प्रश्न संख्या 7 है, स्पीति हिमालय के किस भाग में स्थित है? कौन से भाग में स्थित है? मध्य हिमालय में, हिमालय की चोटी पर, मध्य हिमालय की घाटी में, या हिमालय के उत्तरी छोर में? तो स्पीति हिमालय के मध्य घाटी में स्थित है, यानी कि जो मध्य एरिया है हिमालय का उसकी घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 है, स्पीति के उत्तर की पर्वत श्रेणी के संदर्भ में लेखक का क्या मत है? अब ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए। स्पीति के उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके संदर्भ में लेखक क्या सोचते हैं? बारालाचा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ये माने पर्वत श्रेणी का विस्तार है, दक्षिण की श्रेणी का विस्तार है, या हिमालय का यह मध्य भाग है? तो लेखक का मानना है ये बारालाचा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। प्रश्न संख्या 9 है, बारालाचा दर्रे की ऊंचाइयां कितनी हैं? उसकी हाइट कितनी है? और देखिए हाइट जब भी होगी वो समुद्र तल से नापी जाती है, इसे बेसिक ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। तो अगर आपसे कभी कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है या इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोनों ही चीजें सेम होंगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो ये कितनी है? 16,221, 16,500, 21,000 फीट, या 16,221 से लेकर 16,500 फीट तक। तो बारालाचा दर्रे की जो ऊंचाई है वो है 16,221 से लेकर 16,500 फीट के बीच में है। प्रश्न संख्या 10 है, दक्षिण की श्रेणी का क्या नाम है? दक्षिण की जो श्रेणियां हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनका क्या नाम है? माने, बारालाचा, शिवालिक या लाहुल? तो सही ऑप्शन है माने पर्वत श्रेणियां, उस जो पूरी श्रेणियां हैं दक्षिण की तरफ की, उनको बोला जाता है। अब यहां से हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं और सब्जेक्टिव शुरू होते हैं। तो सब्जेक्टिव में जो पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है वो है, आधुनिक युग में भी स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं? अब इतना आधुनिक समय है लेकिन अभी भी क्यों वहां पर वायरलेस सेट का इस्तेमाल किया जाता है? कारण है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, कि वहां पर ये कम्युनिकेशन यानी संचार के जो माध्यम है उनकी लाइंस बिछाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या दिया है? आधुनिक युग में भी स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि स्पीति के पहाड़ अत्यंत कठिन हैं। पहले दुर्गम पहाड़ों के कारण यहाँ संचार सुविधाओं का अभाव था, किंतु अब संचार सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ है। अभी भी केवल वायरलेस सेट ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे बादशाह व सूबेदार के बीच बातें हो पाती हैं। ऊंचे व दुर्गम पहाड़ों के कारण यहाँ टेलीफोन या बिजली की तारें नहीं डाली जा सकती। एक तो बहुत ऊंचाई पे है, रास्ते इतने दुर्गम हैं कि यहाँ पर इन सब की लाइन बिछाना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे संचार, लेकिन अब क्या है, वायरलेस जो सेट है उसके जरिए अब थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो है वो बादशाह और सूबेदार के बीच में हो पाती है। प्रश्न संख्या 12 है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? क्या कारण है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन मिलता ही नहीं? यहां पर भी इसकी भौगोलिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। कारण क्या है? देखिए, इस इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहां खुलकर रहा जा सके। जनजीवन और उसकी गतिविधियां सीमित है। अब वहां पे इतना ठंड पड़ता है कि वहां ज्यादा लोग गए नहीं, वहां ज्यादा लोग रहे नहीं, तो जो रहे भी तो वो इतिहास से रिलेटेड इतना वो एक्टिविटी कर नहीं पाए कि मतलब वहां की चीजों को दर्ज कर पाते, या वहां पे कोई लोग जा पाते। आक्रमण करना ही वहां बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां जीना, सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में कि वहां पर कोई जैसे होता ना कि अंग्रेज रहे, मुगल आए, बहुत सारे लोग आए, तो ये एक्टिविटी जैसे भारत के और हिस्सों में होती रही, वो सारी चीजें वहां पर नहीं हो पाती इस तरीके की, क्योंकि वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां पर ढल नहीं पाते थे, वहां तक जाना ही मुश्किल हो पाता था उन लोगों के लिए।
तो क्या है, वहां आवागमन के साधन नहीं, वहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल के 8-9 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, जिसके कारण बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बर्फ में सिर्फ 3-4 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है। समय इतना कम होता है कि जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहां आधुनिक युग में भी संचार के आधुनिक साधनों का अभाव है। यहाँ मानवीय गतिविधियों का अभाव है, जबकि उल्लेखनीय घटनाओं और मानवीय गतिविधियों से ही इतिहास बनता है। यानी कि वहां पे प्राकृतिक और भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि कुछ गतिविधियां नहीं हो पाती। जैसे हमने आपको बताया कि इतिहास बनने के लिए गतिविधियों का होना जरूरी। जब सब कुछ सामान्य चल रहा है तो उसमें क्या चीज होगा, तो वहां पर वो सामान्य जनजीवन ही इतना कठिन होता है कि वहां पर ऐतिहासिक घटनाएं घटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से वहां कुछ इतिहास ऐसा नहीं बन पाया, इसीलिए वो इतिहास का वर्णन वहां पर मिलता ही नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, प्राचीन काल में स्पीति किसका अंग रही? इसकी रक्षा और संहार कौन करता है? तो पहले के समय में स्पीति कहाँ का अंग थी और अब कहाँ है, और साथ ही इसका संहार और रक्षक कौन है, कैसे करता है, ये 4 चीजें बतानी है। क्या दिया है, प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अभिन्न अंग रही। जब ये साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक कभी लद्दाख मंडल तो कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, तो कभी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत रही। इसके बावजूद ये प्रायः स्वायत्तः रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने प्रदान की है। अब वहां पे इसकी आजादी इसको किसने प्रदान करी है? भूगोल ने प्रदान करी है। भूगोल ही इसका रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। भूगोल मतलब उसका जो भौगोलिक परिदृश्य रहता है, पहाड़ियां, दर्रे, बर्फ, ये सब चीजें जो चीजें रहती हैं वो सब। प्रश्न संख्या 14 है, लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश शासन में कैसा रहा? यानी कि जब ब्रिटिश थे यहाँ पर तो उस समय में लाहौल स्पीति पे शासन किस तरीके का रहा था। ये लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। ठीक है, जैसा था वैसा ही मिला। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के माध्यम से मिला था। अंग्रेज इसके माध्यम से पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी शासन के दूरगामी हित भी थे। 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, जो पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे। तत्पश्चात 1847 में वे कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो यानी स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश शासन में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन यह स्थानीय शासक राज्य करता था। तो नोनो किसके अधीनस्थ काम करता था? सुप्रिंटेंडेंट कमिश्नर के अंदर करता था। फिर उसके बाद इसका अधिकार क्षेत्रीय द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर था। तो नोनो को अधिकार किस प्रकार का प्राप्त था? जो क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट होता है उसके अधिकार। लेकिन स्पीति के लोग इसे ही अपना राजा मानते थे, और यदि राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे, और अगर राजा नहीं रहता था तो वहां की रानी दमयंती मानी जाती थी। तो ब्रिटिश के तौर पे यहाँ के मंडल के अंतर्गत वो रहा, और ऐसे ऐसे लोग वहां पर शासन करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, लाहौल स्पीति को 1873 ईस्वी में क्या दर्जा दिया गया? इसकी विशेषता क्या है? तो 1873 में इसका दर्जा क्या दिया गया था और इसकी क्या विशेषता थी, ये बतानी है। तो सही ऑप्शन है 1873 ईस्वी में। मैंने बोल दिया ऑप्शन, सॉरी, इसका आंसर होगा 1873 में स्पीति कानून पास हुआ था। जो स्पीति रेगुलेशन है ना, वो 1873 में पास हुआ था, जिसके तहत लाहौल और स्पीति का विशेष स्थान दे दिया गया। पहले ये स्थान इन लोगों को प्राप्त नहीं थे, फिर इनको अलग अलग स्थान दे दिया गया था। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। जो नॉर्मल कानून जो पूरे भारत में लागू होते थे वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाते थे। कानून के अधीन प्रशासन के अधिकार स्थानीय शासक को दिए गए। अब चूंकि क्या था, ब्रिटिश सरकार का कोई बंदा यहाँ पे आके शासन नहीं कर पाता था, कारण यहाँ की स्थितियां। तो क्या किया, ब्रिटिश शासन ने यहीं के एक स्थानीय व्यक्ति को जो है वो शासक के तौर पर बता दिया, जो ब्रिटिश सरकार का ही नुमाइंदा रहता था, जिसमें मालगुजारी कर। अब उसको अधिकार क्या दिए गए? मालगुजारी कर इकट्ठा करना, यानी कि वहां से टैक्स लेना, और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला शामिल कर दिया कि जो भी छोटे मोटे जो फैसले यहाँ के होंगे
वो तुम कर सकते हो। ये सारे अधिकार वहां को उनको दे दिए गए थे। इसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। तो ये जो स्थानीय शासक बनाया जाता था इसको क्या बोलते थे? नोनो बोलते थे। तो नोनो को ये अधिकार प्राप्त मालगुजारी लेने का और साथ ही फौजदारी मुकदमे करने का। अब ये नोनो किसके अधीन आता था? कमिश्नर के अधीन आता था। कमिश्नर को अब अगर कुछ मामले उससे जैसे नहीं निपट पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मामले वो कहां भेज देता था? कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। तो अगर आप उस समय की बात करेंगे तो वो आपको सारा कहां पर मिलेगा? कांगड़ा जिले के कुल्लू तहसील में आपको इसका सारा जितना भी ब्यौरा है वो वहां पर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 16। हिमालय का तलुआ कहने से लेखक का क्या आशय? अब उन्होंने बोला है ये शब्द हिमालय का तलुआ। अब तलुआ आपको जाना है, तलुआ तो सबसे पहले मतलब समझ लीजिए क्या है? पैर का निचला हिस्सा। जैसे ये पैर होता है, ये पैर का ऊपरी हिस्सा है, और ये तलुआ यानी कि इसे बोलते हैं निचले हिस्से को, जो हमारा जमीन से टच करता है वो तलुआ कहलाता है। अब हिमालय का तलुआ कहने से लेखक क्या चीज बोलना चाहते हैं? लेखक ने स्पीति को हिमालय का तलुआ कहा। इसका अर्थ है कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी पे है। अब क्या है, जो हिमालय है उसके मध्य एरिया की घाटी में, यानी नीचे की तरफ बसा है, ऊपर नहीं है। अब पर्वत है बड़े बड़े और उसमें बीच में एक घाटी का एरिया है, वहां पर वो बसा हुआ है। यह कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, श्रीनगर की तरह हिमालय का क्षेत्र नहीं है। अब क्या है, ये सभी पहाड़ों पे बसे हैं, लेकिन ये कैसे? घाटी में बसा हुआ है। इसलिए ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, यानी कि जो बीच में पहाड़ है और बीच एरिया में वो वहां पर बसा हुआ है। यह एक घाटी है जिसके चारों ओर बालालाचा और माने की पर्वत श्रेणियां हैं, जो 16 से 21,000 फीट ऊंची है। अब सपोज कीजिए आपको दोनों तरफ माने और बालालाचा की पर्वत श्रेणियां हैं, चारों तरफ ऐसे करके, और नीचे तलहटी में स्पीति बसा हुआ है। तो यहाँ पर तलुआ कहने का मतलब क्या है? हिमालय ऊपर तक है और सबसे नीचे उसके पैर के तले क्या बसा हुआ है? स्पीति। इसलिए उन्होंने हिमालय का तलुआ उसको बोला है। प्रश्न संख्या 17 है। स्पीति में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? इसका तापमान कितना रहता है और कैसा महसूस होता है? तो 3 चीजें पूछी गई हैं। पहला चीज तो यहाँ की ऋतुएं, तो यहाँ 2 ऋतु होती हैं आपकी, हमने बताया, वसंत ऋतु और शीत ऋतु, बस वही रहती है। इनका तापमान माइनस में जाता है, वो आपको बताना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे रहने वालों को कैसा महसूस होता है। तो ये चीज कैसे लिखेंगे? देखिए, स्पीति में 2 ऋतुएं होती है, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अकाल्पनिक वसंत ऋतु आती है। अल्पकालिक यहाँ पर वजह बहुत छोटी सी होती है। कहाँ से होती है? जून से लेकर सितंबर तक के लिए। शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है, बाकी पूरा टाइम ठंडक रहती है। वसंत में जुलाई से औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस में और शीत यानी कि जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आप इसे मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। ये औसत मतलब एक बताया है कि बीच का जो रहता है वो। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है जो मई तक रहती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं, जो मुंह हाथ सब खुले अंगों में शूल यानी कांटे की तरह चुभती हैं। स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण मानसून वहां नहीं पहुंच पाता है। मानसून आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ बादलों के जरिए आता है, लेकिन अब हिमालय इतने ऊंचे हैं कि वहां तक मानसून के बादल नहीं पहुंचते, इसलिए वहां वर्षा ना के बराबर होती। तो वहां कौन सी ऋतुएं होती हैं, तापमान क्या रहता है और वहां के लोगों को कैसा महसूस होता है, ये सारी चीजें यहाँ बता दी गई। प्रश्न संख्या 18 है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा? यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ मानसून के बादल नहीं पहुंचते, तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन लेखक जब यात्रा में थे तब उस समय बारिश हुई और उन्होंने उस सुखद अनुभव को महसूस किया और लोगों ने उन्हें उनकी यात्रा को बहुत ही लकी भी बताया। यहाँ पर तो क्या दिया है? लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा होना एक सुखद संयोग है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की इच्छा पूरी नहीं करती, यानी कि जो बारिश को लेकर जो मन की इच्छाएं होती है वो यहाँ पर पूर्ण नहीं हो सकती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं।
लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा शुभ है। कहने का मतलब क्या है, वहां जब हुई तो उन्होंने बोला आपकी यात्रा शुभ है यहाँ पर, इसलिए वर्षा हुई। ये चीज उन्होंने बताया। प्रश्न संख्या 19 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। यानी कि वहां के लोग अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें तो वहां का भाई भौगोलिक और प्राकृतिक प्रदेश इतना मतलब होता है कि वहां पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो अब वो कौन सी कठिनाइयां हैं जो उनके सामने आती हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्या दिया है ये, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे संचार व आवागमन के उचित साधनों के अभाव में यहाँ के लोग अन्य जगहों से कटे हुए हैं। अब यहाँ पर ना संचार की सुविधाएं हैं, ना आने जाने के लिए सुगम रास्ते हैं, ना परिवहन है। इस कारण ये लोग क्या है, पूरे संसार से कटे रहते हैं। पूरे क्या हो रहा है, लोगों को यहाँ पे ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है। यहाँ मानसून नहीं पहुंच पाता, इससे पर्याप्त वर्षा नहीं होती, जिससे वहां ना तो हरियाली है और ना ही पेड़ हैं। अब क्या है, मानसून ना होने के कारण ना पहुंच गए, वर्षा नहीं होती तो हरियाली नहीं है, पेड़ ही नहीं है वहां पर, तो पूरी तरीके से वीरान आप बीहड़ देखेंगे। फसल भी बहुत सीमित होती है, वर्ष में एक बार, और वह भी केवल जौ, गेहूं, मटर और सरसों की होती है। तो अब देखिए खाली एक बार होती है, जिस टाइम बसंत होती है, वो भी वहां पे जौ, गेहूं और मटर, सरसों, इतनी ही चीजें उपज पाती हैं। यहाँ घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी तक नहीं मिलती। अब जैसे पेड़ नहीं होते तो अगर घर को गर्म रखना है तो लकड़ियां तक ही हमको नहीं मिलती कि हम लकड़ियां जला के घर को गर्म रख सकें। वहां इतनी अधिक सर्दी इतनी अधिक होती है कि मनुष्य का जीवन जीना अत्यधिक कठिन। मैंने आपको जैसे बताया कि वहां ठंडक बहुत होती है, क्योंकि हिमालय के मध्य एरिया में है, तो हिमालय बहुत ठंडा होता है, तो आपको रेगुलर काम ही आपके जो होते हैं वो करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम है। अब वहाँ आप देखिए इतनी ऊंचाइयाँ हैं, तो आप अगर कहीं पे जाना भी चाहो तो क्या है, आसपास तो इतना ऊंचा है कि वहाँ पे आपका जाना आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ अधिकांश समय बर्फ जमी होने के कारण लोगों को घर में ही रहना पड़ता है, जिससे शेष दुनिया से ये लोग अधिकांश कटे रहते हैं। अधिकतर टाइम सिर्फ 3 महीने का जो बसंत होता है, उसके अलावा पूरे टाइम बर्फ रहती है। तो ये लोग क्या है, बाकी दुनिया से पूरी तरीके से कटे रहते हैं। वहाँ पे कुछ और रहता ही नहीं, लोग चुपचाप अपने घरों में ही पड़े हुए हैं। क्या करें भाई, बर्फ इतनी है, ठंडक बाहर है कि बाहर निकलना ही मुश्किल होता है, तो इस कंडीशन में घर में रहते हैं और बाकी सारी दुनिया से कटे रहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए स्पीति भी एक पर्वतीय स्थल है और बाकी बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं भारत में, हम सभी जानते हैं। तो स्पीति किस तरीके से बाकी पर्वतीय स्थलों से अलग है, ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो क्या दिया है, स्पीति की पर्वत श्रेणियां कश्मीर, कुल्लू, मनाली जैसे अन्य पर्वतीय पर्यटन स्थलों से भिन्न हैं। ये भिन्नताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत ज्यादा और दुर्गम है। इनकी ऊंचाई 14,000 से 21,000, मतलब आप शिमला, कुल्लू, कश्मीर, मनाली सब जगह जाएंगे, इन पहाड़ों की ऊंचाई इससे कम है, मतलब स्पीति से कम है। स्पीति की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा ठंडे और दुर्गम है। यहाँ की पर्वत शुष्क हैं, बारिश नहीं है तो यहाँ शुष्क होंगे, शुष्क मतलब ड्राई रहते हैं। यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना हरियाली है और न ही पेड़, यहाँ बर्फ जमी रहती है। अन्य पर्वतीय प्रदेश हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हैं, वहाँ वर्षा भी खूब होती है। तो अब क्या है, यहाँ वर्षा नहीं है, हरियाली नहीं है, बिल्कुल ड्राइनेस है और हमेशा बर्फ रहती है। बाकी पर्वत स्थल जैसे आप सभी जाते हैं घूमने, हरियाली बहुत रहती है, बारिश भी होती है, आप घूमने के लिए भी बहुत, तो यहाँ पर लोग ज्यादा घूमने के लिए आते भी नहीं है। स्पीति में फसलें सीमित या नहीं के बराबर होती हैं, जबकि अन्य पर्वत स्थलों पर फसलें, सब्जियां, फल खूब होते हैं। तो यहाँ पर जब हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, कुछ ही महीनों के लिए बर्फ पिघलती है, तो ज्यादा फसल नहीं हो पाती, जबकि बाकी स्थलों पर फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, सब्जियां भी होती हैं और फल भी होते हैं। स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन नहीं होता, जबकि अन्य पर्वतीय पर जनसंख्या का घनत्व यहाँ से बहुत ज्यादा है। वर्ष भर पर्यटकों के आवागमन से वहां चहल पहल बनी रहती है। स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम लोग रहते हैं। अन्य पर्वतीय स्थलों में इससे ज्यादा घनत्व है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है पर्यटन ज्यादा आते हैं। स्पीति में वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति के कारण वहाँ पर पर्यटक ज्यादा नहीं आते, एक तरीके में ना के बराबर ही जाते हैं।
यहाँ केवल 2 ऋतु है, यानी स्पीति में सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, शीत और वसंत। वसंत 3 या 4 मास के लिए आता है, वह भी फूलों या हरियाली से युक्त नहीं होता। वसंत जैसे हम लोग यहाँ वसंत आता है तो चारों तरफ हरियाली होती है, फूल होता है एटमॉस्फेयर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पेड़ ही नहीं है, तो हरियाली कहाँ पे आएगी, कहाँ पे फूल आएंगे, कुछ वैसा होता ही नहीं है, बल्कि सूना होता है। दूसरी ओर अन्य पर्वतों पर ऋतुओं का सौंदर्य देखने को मिलता है। बाकी अन्य पर्वतीय स्थल जहां पर रहते हैं वहां पर हमारी पूरी 6 की 6 ऋतुएं आती हैं। फिर है नेक्स्ट, स्पीति में परिवहन और संचार के साधन नहीं है। हमने कहा दुर्गम है क्योंकि वहां पर आप कम्युनिकेशन के नहीं है और ना ही वहां पे ट्रैवल के कोई जरिए हैं, क्योंकि वहां पे रोड सी बहुत ही ज्यादा नहीं बनी है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद यहाँ बिजली, सड़क, टेलीफोन जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाकी क्षेत्रों में इस सभी तरह की पहाड़ी जितनी भी सुविधाएं होती हैं पहाड़ों पर वो सभी उपलब्ध हैं। बिजली भी है, सड़क भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये इतना दुर्गम होने के जा रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो ये पार्ट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आगे आने वाले आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस रहेंगे वो आपको टाइमली पता चल जाएंगे। हमारे चैनल पे हम आपको जितना भी कंटेंट देते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है, साथ ही टोटली अरेंज रहता है ये हमारे चैनल यानी magnetsbrain.com पे ये आपको टोटली अरेंज्ड मिलेगा। क्लास वाइज, आपके चैप्टर वाइज, बुक वाइज सभी कुछ आपको टोटली अरेंज मिलता है। बिल्कुल भी आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। सभी टीचर्स बहुत एफर्ट्स लगाते हैं आपको हर एक चीज़ समझाने, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई पॉइंट ऐसे है ना हो जो आपको नहीं समझ में आया। हर एक चीज़ डिटेलिंग से समझाया जाता है, टीचर्स बहुत एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।